सीटों के आंकड़ों के बीच बड़ा संदेश यह है कि कश्मीर को अलगाव और आतंक का एजेंडा नहीं, कश्मीर को विकास का एजेंडा चाहिए। कश्मीर 370 से आगे बढ़ चुका है और अब राजनीति को भी इसी के साथ चलना होगा। वहां की पुरानी राजनीति को और पाकिस्तान को नए कश्मीर ने बड़ा सबक दिया है। कश्मीर आबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद, अलगाव नहीं, कश्मीर में बदलाव, बदलते कश्मीर का संदेश देने वाले चुनाव। कश्मीर की ये रौनक देखिए, ये ढोल नगाड़े सुनिए, किसकी जीत किसकी हार ये बात की बात है। पहले ये जोश देखिए, इसमें लोकतंत्र जिंदाबाद है, इसमें कश्मीर आबाद है। करीब 1.5 साल बाद कश्मीर ऐसे खिला है, वहाँ ऐसा उत्साह दिखा है। ये बदलते कश्मीर को समझने वाले चुनाव है। बड़ी बात यही है कि यहाँ 370 के बाद राजनीतिक प्रक्रिया की जीत हुई है। चुनाव में हिंसा नहीं हुई, किसी ने बायकॉट नहीं किया, लोग किसी के डराने पर डरे नहीं, अलगाव और आतंक को जवाब दिया। चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, करीब 51% वोट पड़े। हर पार्टी ने कैंडिडेट उतारे, पूरे दमखम से प्रचार किया और अब नतीजों का जनादेश स्वीकार किया। जनता ने आगे बढ़ चढ़कर लोकतंत्र को मजबूत किया है, डेमोक्रेसी को मजबूत किया है और जनता ने टेररिज्म को ना कही, टूरिज्म को हाँ कही है। बम वालों के साथ नहीं गए, बंगले वालों के साथ नहीं गए, बंकर बनाने वाले मोदी जी के साथ आए हैं। अंधकार में डुबाने वाले कश्मीर वालों के साथ नहीं गए, उजाला गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने वाले मोदी जी की सोच के साथ गए हैं कि हम आपके साथ चलेंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर। ये उस कश्मीर का बड़ा बदलाव है जहां अलगाव और आतंक की बरसों से बुरी नजर है, लेकिन कश्मीर को 370 हटाने वाले ऐतिहासिक फैसले ने बदला और अब 370 के बाद पहले चुनाव से कश्मीर ने बड़ा संदेश दिया है। जिला परिषद के सफल चुनाव से साफ है कि कश्मीर को अब खून खराबा नहीं, विकास चाहिए। कश्मीर में लोकतंत्र की जीत इन तस्वीरों से भी समझिए। जिस घाटी में बीजेपी का नाम लेना खतरे से खाली नहीं था, वहां पर बीजेपी ने इतिहास में पहली बार खाता खोला। इंजीनियर एजाज बीजेपी के पहले ऐसे कैंडिडेट बने जिन्होंने श्रीनगर में जीत हासिल। देखिए, जो हमारी पार्टी है उनका हमेशा यही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आज जिस प्रकार से यहाँ के लोगों ने हमें विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताया है, जिस प्रकार से हमारी जो सेंट्रल लीडरशिप थी, यहाँ बार बार इनका प्रवास हुआ है, ये उन्हीं का नतीजा है। ये यहाँ की जो लोग हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, उनकी पॉपुलैरिटी के प्रति उनको विश्वास है और हमारी लीडरशिप को विश्वास है। कश्मीर घाटी में बीजेपी को दूसरी सीट बांदीपुरा में, जहां उसके कैंडिडेट एजाज अहमद खान। पुलवामा के काकपुरा से बीजेपी कैंडिडेट मुन्ना लतीफ जीते। घाटी में बीजेपी को सीटें तो कम मिली, लेकिन उसकी बड़ी कामयाबी यही है कि उसने घाटी में भी जगह बनाकर सबको हैरान। कश्मीर में लोकतंत्र की बड़ी जीत ये भी है कि जो पार्टियां कश्मीर में 370 की वापसी तक चुनाव नहीं लड़ने की बातें कर रही थी, उन्हें डीडीसी चुनाव में न सिर्फ उतरना पड़ा, बल्कि बीजेपी से मुकाबले के लिए गठबंधन करके लड़ना पड़ा। कश्मीर की 6 पार्टियों ने गुपकार गठबंधन बनाया और पूरा जोर लगाकर घाटी में अपनी सियासी जमीन को बचाया। आज अब बीजेपी जो बड़े सीना ताड़ के अपनी परफॉर्मेंस बता रहे थे कि जी जम्मू में आप देख लीजिए हम क्लीन स्वीप करेंगे, आज 50-60 के ऊपर बेचारे फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं। आई थिंक दे शुड ग्रेसफुली एक्सेप्ट देयर डिफीट और उनको इस बात का भी अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, अपने टीम से भी, अपनी पार्टी से भी, कि अब बहुत हो गया। जो बीजेपी और निर्दलियों से कड़ी टक्कर के बीच गुपकार गठबंधन की पार्टियां कश्मीर का गढ़ बचाने में काफी हद तक कामयाब रही। उनके लिए संदेश यही है कि वो बदलते कश्मीर के मिजाज को समझे, क्योंकि कश्मीर 370 के बाद अब नए दौर के लिए काफी आगे बढ़ चुका है। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ने लगी है और आने वाले समय में दूसरे चुनाव भी जम्मू कश्मीर में होंगे और माना जा रहा है कि इन चुनावों के सफल आयोजन के बाद वो चुनाव भी कश्मीर में और खासतौर से पूरे जम्मू कश्मीर में जो है आगे बढ़ सकते हैं। रूफ अहमद के साथ अशरफ आनी, श्रीनगर, आज तक। तो जीत हार से अलग डीडीसी चुनाव होना ही अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर तक लोकतंत्र मजबूत करने की पहल हुई। इसमें 28 साल बाद कश्मीर में 3 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। केंद्र शासित प्रदेश बना देने के बाद चुने हुए प्रतिनिधि नहीं थे, तो इसी में हर जिले के लिए जिला विकास परिषद बनाने और इसके चुनाव करवाने का फैसला हुआ। हर जिला विकास परिषद से 14 सदस्य चुने गए जो उस जिले में विकास के एजेंडा को आगे बढ़ाएंगे। डीडीसी चुनाव के पीछे एक सोच यह भी है कि जो लोग इस चुनाव में चुने गए वो कश्मीर में आगे की राजनीति करेंगे, यानी कि इससे नेताओं की नई खेप तैयार हुई। डीडीसी चुनाव के नतीजों का अपने अपने नजरिए से मतलब निकाला जा रहा है।
गुपकार गठबंधन की पार्टियों का दावा है कि लोग अनुच्छेद 370 के हटाए जाने को स्वीकार नहीं कर रहे, इसीलिए घाटी में उन्हें बढ़त मिली है और जम्मू में भी उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया। हमने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला से बात की है। रिजल्ट्स अभी नज़र आ रहे हैं, उसमें ये भी देखा जा रहा है कि बीजेपी के कुछ सीटें यहाँ कश्मीर घाटी में ली हैं और उसे एक अचीवमेंट बताया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं था, कम से कम अब 3 सीटें हैं। जमहूरियत में आखिरकार लोगों की आवाज़ को हमें कबूल करना होगा और लोगों ने बिल्कुल सही अंदाज में बीजेपी को ये पैगाम भेजा है कि 5 अगस्त 2019 उनको कबूल नहीं है। बीजेपी आज तीसरे नंबर पे है, पीपल्स अलायंस के बाद इंडिपेंडेंट्स और इंडिपेंडेंट्स के बाद बीजेपी। अगर वाकई लोग जिस तरह बीजेपी ने पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा किया, जिस तरह मरकजी हुकूमत ने हर जगह अपने नुमाइंदे भेज के ये कहा कि नहीं जी लोग हमारे साथ हैं। पिछले साल जब हम बंद थे तो EU के ये MPs आए, उन्होंने दुनिया भर के एम्बेसडर्स यहाँ लाए और कहा कि देखिए आप लोग इस फैसले के साथ हैं। आज उस प्रोपेगेंडा का लोगों ने जवाब दिया, लोग इस फैसले के साथ नहीं हैं। और अगर वाकई बीजेपी जमहूरियत में यकीन रखती है तो उनको ये कबूल करना होगा कि 5 अगस्त का फैसला जो है जम्मू कश्मीर की आवाम को कबूल नहीं है। बीजेपी के जो यहाँ के चीफ हैं उन्होंने कहा है कि इनमें से कुछ, उन्होंने नंबर भी दिया कि लगभग 20 ऐसे इंडिपेंडेंट्स हैं जिनको उनका समर्थन है। मेरा बीजेपी तो किसी को भी खरीद ले, अगर इनका समर्थन तो टिकट क्यों नहीं? वो किस चीज़ से डर रहे थे? अगर वो इतना ही अगर वो बीजेपी का समर्थन लेने के लिए तैयार थे तो बीजेपी का टिकट क्यों नहीं लिया और उस वक्त क्यों नहीं कहा कि ये हमारे हैं? इलेक्शन के बाद अगर आप इनको डरा धमका के लालच दे के अपनी तरफ खींचने की कोशिश करो, या वो तो आसानी से करोगे। आप उनकी सिक्योरिटी छीन के कहोगे कि हम आपको सिक्योरिटी तब वापस लौटाएंगे जब आप हमारे साथ चलोगे। ये भी हुआ ना, यहाँ लोगों की सिक्योरिटियाँ ली गई, यहाँ लोगों पे छापे डाले गए, तरह तरह के कोशिशें की गई यहाँ के माहौल को बिगाड़ने के लिए। अगर डरा धमका के इन 20 में से कुछ आध को बीजेपी की तरफ खींचने की कोशिश की जाएगी, कोई नहीं रोक सकता। एक आखिरी बात कि अब लोगों का ये सवाल भी होगा कि अलायंस का आगे फ्यूचर क्या होगा। अब इलेक्शन हो गए, ये वाले इलेक्शन हो गए, तो आगे किस तरीके? हमारा अलायंस कभी इख्तिदार के लिए नहीं बना था। हमने ये कभी नहीं कहा था कि हम जम्मू कश्मीर का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। हम चाहते तो सड़क पर उतर के अपना ताकत का मुजाहरा करते, लेकिन वो कभी हमारा इरादा नहीं था। हमने कहा कि अगर हमें दिखाना होगा कि हम कहाँ खड़े हैं, हम इलेक्शन में उतर के दिखाएंगे कि वाकई लोग हमारे साथ हैं या नहीं हैं, जो हमने कर दिया। अब हमारी लड़ाई जो है, हमारी लड़ाई जारी रहेगी कानूनन और जमहूरी तरीके से। विरोधी चाहे जो कहें, लेकिन यह बात साफ है कि पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक बीजेपी का विजय रथ चल रहा है। फिर चाहे बिहार विधानसभा चुनाव या राजस्थान के पंचायत चुनाव, हैदराबाद नगर निगम के चुनाव हो या गोवा के जिला पंचायत चुनाव या फिर असम के लोकल चुनाव, हाल के दिनों में बीजेपी को हर जगह पर बड़ी जीत मिली है। जम्मू कश्मीर में तो बीजेपी के सामने बड़ी चुनौतियां थी, खासतौर पर घाटी में उनके कार्यकर्ताओं पर हमले हुए, कई कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, फिर भी वो प्रचार में पीछे नहीं हटे। वैसे ही पूरी ताकत लगाई जैसी ताकत वो दूसरे चुनाव में लगाते रहे। जिस कश्मीर घाटी में बीजेपी का कोई जनाधार नहीं था, जहां बीजेपी ने कभी सीट नहीं जीती थी, वहां पर अब बीजेपी के ढोल नगाड़े बज रहे हैं। वहां पर अब बीजेपी के कैंडिडेट जीत। ये गुपकार अलायंस की उन पार्टियों पर सबसे बड़ी चोट है जिन्होंने बरसों कश्मीर घाटी में राज किया और जिन्होंने पूरा चुनाव बीजेपी के विरोध में एक होकर लड़ा। हमारे विरोधी ने इकट्ठे होकर चुनाव लड़ा, एनसी, पीडीपी, कांग्रेस सब मिल गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाकर जम्मू कश्मीर के अंदर दिखा दिया। कश्मीर वैली में भी कमल खिल गया है, इससे बढ़कर खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। बीजेपी ने घाटी में कभी विधानसभा चुनाव नहीं जीता, कभी वहां लोकसभा चुनाव नहीं जीता, लेकिन पहली बार जिला परिषद के चुनाव में कमल खिला दिया। घाटी में भले ही सीटें कमाई हो, लेकिन बड़ी संख्या में उसके समर्थन वाले निर्दलीय जीते। ये करवट लेती राजनीति का सबसे बड़ा संदेश है। पुरानी पॉलिटिक्स से कश्मीर बाहर आने को बेचैन है। कश्मीर घाटी के अंदर एक नया इतिहास रचा गया है, एक नया अध्याय कश्मीर घाटी के अंदर भारतीय जनता पार्टी का शुरू हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर
कश्मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की जीत एक ऐतिहासिक जीत है, एक नया अध्याय है कश्मीर घाटी का। और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कश्मीर घाटी में जीत रहे हैं, मुझे विश्वास है और आशा है कि 30 से 40 के बीच में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होंगे जो गुपकार अलायंस, गुपकार गठबंधन के खिलाफ लड़े और वहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे, वो जो जीत के आए हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से, उनके साथ भी हम अपनी वार्ता बातचीत। घाटी में बीजेपी ने 80 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। कई सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन किया था। विकास के एजेंडे से बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवारों ने उस गुपकार अलायंस को कड़ी टक्कर दी जो कश्मीर को 370 के नाम पर भड़काने में लगा था और जिसके नेता ये कह रहे थे कि 370 बहाल होने तक कश्मीर में तिरंगे को हाथ। मेरा एजेंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा हम उस झंडे को भी उठा लेंगे, मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। लेकिन ऐसी सोच वाले नेताओं और गुपकार अलायंस को डीडीसी चुनाव के कैंपेन में ही करारा जवाब मिल गया था। घाटी में तिरंगा भी दिख रहा था और बीजेपी का झंडा भी दिख रहा था। श्रीनगर की डल झील में बीजेपी की शिकारा रैली को वहाँ पहली बार इस तरह से तिरंगे दिख रहे थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल आज पूरे हो गए। 100 साल यानी एक शताब्दी में लगभग सब कुछ बदल जाता है, छूट जाता है, लेकिन जो रह जाता है वो धरोहर बन जाता है। इन मायनों में आज का दिन एएमयू के लिए ऐतिहासिक है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूनिवर्सिटी से जुड़े। 56 साल में लाल बहादुर शास्त्री के बाद एएमयू में भाषण देने वाले नरेंद्र मोदी दूसरे प्रधानमंत्री हैं। आज शताब्दी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने जो कहा उसे संक्षेप में आपको समझा देते हैं। पीएम ने कहा कि एएमयू की विविधता देश की ताकत है। एएमयू की दीवारों में देश का इतिहास दर्ज है। यह विश्वविद्यालय एक धरोहर है। विश्वविद्यालय के विभाग, हॉस्टल, हजारों शिक्षकों और छात्रों के बीच एक मिनी इंडिया नजर आता है। यहां उर्दू के साथ हिंदी, अंग्रेजी और कई भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। कुरान के साथ गीता और दुनिया के कई ग्रंथ भी हैं। यहां होने वाला रिसर्च देश की संस्कृति को नई ऊर्जा देता है। पीएम ने राजनीति पर भी खुलकर अपनी बात कही। कहा वैचारिक मतभेद होते हैं, लेकिन जब बात देश की हो तो मतभेद किनारे कर देने चाहिए। मतभेदों के नाम पर पहले ही बहुत वक्त बर्बाद हो चुका। पीएम ने कहा कि सियासत और सत्ता से बड़ा देश का समाज है। न्यू इंडिया को राजनीतिक चश्मे से देखना गलत है। पीएम ने यह भी कहा कि पॉलिटिक्स इंतजार कर सकती है, लेकिन डेवलपमेंट इंतजार नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री ने एएमयू में मुस्लिम लड़कियों की संख्या 35% होने पर बधाई दी। कॉलेजों से मुस्लिम लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट 70% से घटकर 30% रह गया। इसे भी उन्होंने एक अच्छा संकेत बताया। पीएम ने जोर दिया कि मजहब की वजह से कोई पीछे नहीं छूटना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास उनका मूल मंत्र है। यह स्वाभाविक भी है, लेकिन जब बात राष्ट्रीय लक्ष्यों के प्राप्ति की हो तो हर मतभेद किनारे रख देना चाहिए। सियासत और सत्ता की सोच से बहुत बड़ा, बहुत व्यापक किसी भी देश का समाज होता है। जब हम बात करते हैं तो उसके मूल में भी यही है कि राष्ट्र के, समाज के विकास को राजनीतिक चश्मे से न देखा जाए। वर्ष 2016 में रक्षाबंधन के दिन बलूचिस्तान की एक कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी भेजकर उन्हें अपना भाई बनाया था और पीएम मोदी से बलूचिस्तान की आजादी के आंदोलन में मदद करने की अपील की थी। उन करीमा बलोच की कनाडा में संदिग्ध हालात में मौत हो गई। बलूच आंदोलन से जुड़े नेताओं ने करीमा की मौत को सुनियोजित हत्या बताया है और इसके पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को जिम्मेदार ठहराया। वर्ष 2016 से कनाडा में शरण लेकर रह रही करीमा बलोच रविवार से लापता थी। उनका शव टोरंटो में एक झील से बरामद हुआ। कुछ वक्त पहले ही करीमा ने कनाडा में अपनी हत्या की आशंका जाहिर की थी और पाकिस्तान की फौज से अपनी जान को खतरा बताया था। हालांकि टोरंटो पुलिस ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है कि करीमा की मौत कोई दुर्घटना थी या फिर उनकी हत्या हुई, लेकिन बलूच आंदोलन से जुड़े नेता करीमा की मौत को हत्या ही बता रहे हैं और यह शक बेवजह भी नहीं है। उन्होंने जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई थी, उससे वो पाकिस्तानी फौज और आईएसआई की आंखों की किरकिरी बनी हुई थी।
तब तक वो उनको अपनी आवाज़ पहुंचाते रहेंगे जब तक हम उन्हें कन्विंस न कर लें कि पाकिस्तान में बलूचों के साथ जो वार क्राइम्स हो रहे हैं, जेनोसाइड हो रहा है, वो मार दी गई क्योंकि वो बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाती। हजारों लोग उठा के गायब कर दिए जाते हैं, घरों को बम्बार्डमेंट की जाती है। वो मार दी गई क्योंकि वो दुनिया को बलूचिस्तान में पाकिस्तान की करतूतें दिखाती। लाखों बंगाली औरतों की असमत तरी करने में मुलव्वस रही है। वही आर्मी वो 1948 से बलूचिस्तान में कर रही है। वही वार क्राइम, वही जेनोसाइड। मार दी गई क्योंकि वो बलूचिस्तान पर जुल्म करने वाले पाकिस्तान के खिलाफ। हजारों लोग उठा के गायब कर दिए जाते हैं, घरों को बम्बार्डमेंट की जाती है। जो लोग गायब किए जा रहे हैं, मुसलसल उनकी लाशें मिल रही हैं या वो सालों से ऐसे ही गायब हैं, उनके बारे में कोई मालूमात नहीं मिल रही हमें। वो मार दी गई क्योंकि उसे पता था कि वो मार दी जाएगी। पहले पॉलिटिकल वर्कर्स जो थे या ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे या जर्नलिस्ट थे, लोकल जो बलूच थे, जो प्रोफेसर्स थे, टीचर्स थे, उनको उठा के ले जाया जाता था। लेकिन अब मशके के इलाके में, जाऊ के इलाके में, अवारान के इलाके में 6 महीने के बच्चों को उनकी माओं के साथ उठा के वो आर्मी ले जा रही है। कनाडा में करीमा बलोच ठीक उसी तरह मार दी गई जिस तरह बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना और ISI पहले लोगों को गायब करती है और फिर उनकी लाश मिलती। करीमा बलोच को आखिरी बार टोरंटो में 20 दिसंबर को देखा गया था, जिसके बाद टोरंटो पुलिस ने उन्हें खोजने के लिए जनता की मदद मांगी थी। गुमशुदगी के 2 दिन बाद करीमा बलोच की लाश एक द्वीप पर मिली है। उनके पति और भाई ने उनके शव की पहचान की है, लेकिन करीमा बलोच को किसने मारा, इसकी पहचान अभी तक नहीं हुई है। लेकिन करीमा खुद अपने कातिलों की पहचान करके गई है। अपनी हत्या से कुछ दिन पहले ही उन्होंने पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों को पनाह के लिए कनाडा सरकार। करीमा ने बलूच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के नेता के तौर पर बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजादी दिलाने के लिए आंदोलन चलाया था। पाकिस्तान ने इस ऑर्गेनाइजेशन को आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। 2014 में संगठन के तत्कालीन अध्यक्ष जाहिद बलूच के अचानक गायब होने के बाद उन्होंने ये पद संभाला था। पाकिस्तान में रहते हुए वो बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और सरकार की ज्यादतियों के खिलाफ आवाज पाकिस्तान की आंखों में खटकने लगी थी। पाकिस्तानी सेना ने उन पर हमला कर दिया था, जिसमें वो किसी तरह बच निकली। करीब 1 साल तक अंडरग्राउंड रहने के बाद वो किसी तरह पाकिस्तान से बाहर निकलने में कामयाब रहे। 2016 में कनाडा में शरण ले ली। करीमा को 2016 में BBC ने दुनिया की सबसे प्रभावशाली 100 शीर्ष महिलाओं में शुमार किया था। 2016 में ही उन्होंने बलूचिस्तान की बहनों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रिकॉर्ड किया हुआ रक्षाबंधन संदेश भेजा था। बलूचिस्तान की एक बहन आपको भाई मानकर आपसे कुछ कहना चाहती है। बलूचिस्तान में आज कितने ही भाई लापता हैं, पाकिस्तानी आर्मी के हाथों या मारे गए हैं। आपको बलूचिस्तान की बहनें एक भाई की हैसियत से मानते हैं और आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप बलूच जेनोसाइड, बलूचिस्तान में वार क्राइम्स और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ इंटरनेशनल फोरम्स पर बलूचों की आवाज बनेंगे। 2016 में कनाडा में शरण लेने के बाद करीमा बलोच पाकिस्तान से बाहर फ्री बलूचिस्तान आंदोलन का सबसे चर्चित चेहरा बन। वो संयुक्त राष्ट्र में भी पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ बलूचिस्तान की सबसे बुलंद आवाज। पाकिस्तानी सरकार के लिए तो मेरा ये मैसेज है कि हमें उनसे कोई तवक्को नहीं, लेकिन इंटरनेशनल बॉडीज जो है, UNO है, हम तब तक उनको अपनी आवाज़ पहुंचाते रहेंगे जब तक हम उन्हें कन्विंस न कर लें कि पाकिस्तान में बलूचों के साथ जो वार क्राइम्स हो रहे हैं, जेनोसाइड हो रहा है, हम उनके लिए उनको कन्विंस करेंगे ताकि वो वहाँ पे सर्वे करें और वहाँ पे सिचुएशन जो है ना अपनी आंखों से देख लें। बलूच नेशनल मूवमेंट के लिए करीमा बलोच की मौत एक बड़ी। तो क्या ISI ने करीमा बलोच की हत्या करवाई? क्योंकि करीमा फ्री बलोच मूवमेंट का वो चमकता चेहरा थी जो पाकिस्तानी सेना और ISI की आंखों में हमेशा चुभता रहा। क्वाड है या आर्मी खुद करती है अपनी वर्दी में, FC करती है उसकी फ्रंटियर कोर, उसकी ATF एंटी जो टेररिस्ट कोर पे फोर्स है वो करती है। और जब तक के बलूच पाकिस्तान के ज़ेरदस्त हैं, उसके गुलाम हैं, बलूचों को अपनी हिस्ट्री का कुछ पता नहीं होगा कि वो कैसे इज़्ज़त करते थे अपनी औरतों की, अपनी माओं की इज़्ज़त करना तो दूर, अब उनके घरों में घुस के उनके कुछ थोड़े से सोने के लिए उनके खानों को काटा जाता है। वो पाकिस्तानी हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, अब वो चोरों की हिस्ट्री पढ़ चुके हैं और उसी पर हमल कर रहे हैं।
आपको याद होगा कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत में किसानों के मानवाधिकारों पर लंबा चौड़ा लेक्चर दिया था, लेकिन बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के हाथों मरने वाले लोगों के मानवाधिकारों की आवाज उठाने वाली करीमा बलोच की जुबान खामोश कर दी गई। उस पर ट्रूडो ऐसे चुप है जैसे उनकी जुबान पर अलीगढ़ का ताला लग गया। लेकिन करीमा बलोच खामोश नहीं रही, इसलिए मार दी गई। और वो कोई पहली बलोच कार्यकर्ता नहीं है जिनकी पाकिस्तान से बाहर हत्या कर दी गई हो। इसी वर्ष अप्रैल में पाकिस्तान के निर्वासित बलोच पत्रकार साजिद हुसैन की भी स्वीडन में हत्या कर दी गई थी। पहले साजिद और अब करीमा की हत्या में कई समानताएं हैं। करीमा की तरह हुसैन भी हत्या से पहले गायब हो गए थे। करीमा की तरह हुसैन का शव भी नदी में तैरता हुआ मिला था। करीमा की तरह मौत के कारणों का भी अब तक खुलासा नहीं हुआ है। और अब बात उस सम्मान की जिसकी कूटनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही। अमेरिका ने अपने सर्वोच्च सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। पीएम मोदी को यह अवार्ड भारत अमेरिका के रणनीतिक रिश्तों को बढ़ाने के लिए दिया गया। अमेरिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के ग्लोबल पावर बनने की रफ्तार का मुरीद है। अमेरिका को यह भी लगता है कि मोदी सरकार ने वैश्विक चुनौतियों का सामना करते हुए यह बेहतरीन प्रदर्शन किया है। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पारी अब 1 महीने से भी कम वक्त, लेकिन ट्रंप ने जाते जाते एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी पक्की दोस्ती का सबूत दे दिया है। बता दिया कि पीएम मोदी और ट्रंप के रिश्ते असाधारण हैं और इन रिश्तों में एक दूसरे के लिए अवार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका के सर्वोच्च मिलिट्री सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। कोरोना काल की वजह से यात्राएं बंद हैं, लिहाजा प्रधानमंत्री की तरफ से अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने अवार्ड को स्वीकार किया। अमेरिका की तरफ से वहां के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने मेडल सौंपा। अमेरिका ने अपने सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार लीजन ऑफ मेरिट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाज कर उनकी ग्लोबल इमेज को और मजबूत कर दिया है। इस पुरस्कार से भारत और अमेरिका के रिश्तों की एक नई कहानी बयां होती है। इस अवार्ड के बाद ये तो तय हो गया है कि दुनिया के विकसित देश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोहा मानने लगे हैं। ये अमेरिका का सर्वोच्च मिलिट्री सम्मान है। लीजन ऑफ मेरिट मेडल में सुनहरे, लाल और हरे रंग का प्रयोग होता है और इसके नीले रंग वाले केंद्र में 13 सफेद सितारे। 1942 में अमेरिकी संसद ने इस मेडल की शुरुआत की। ये अमेरिकी सेना, विदेशी सैन्य बल और उन राजनीतिक हस्तियों को दिया जाता है जिन्होंने उत्कृष्ट सेवाओं और उपलब्धियों के प्रदर्शन में असाधारण और सराहनीय आचरण का प्रदर्शन किया। मोदी के साथ ये अवार्ड जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को भी दिया गया। अमेरिका मानता है कि मोदी सरकार की भारत एक ग्लोबल पावर बन रहा है और इस दौर में अमेरिका के साथ भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ी है। मोदी सरकार ने वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में अहम भूमिका निभाई। देखिए, हम सब भारतीयों के लिए बहुत गर्व का विषय है कि हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड यूएस की ओर से मिला है। ये हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड होता है यूएस का और ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, इंडिया और यूएस के बीच जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया है मोदी जी ने, उसके कारण उन्हें दिया गया है। और मोदी जी का जो ग्लोबल लीडरशिप है उसको एक रिकग्नाइजेशन, उसको एक पहचान मिलती है। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई अवार्ड मिले हैं। इनमें इसी साल मालदीव्स ने ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इज्जुद्दीन से सम्मानित किया था। 2019 में रूस ने ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू से नवाजा। 2019 में संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद दिया गया। 2018 में फिलिस्तीन ने ग्रैंड कलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन का अवार्ड दिया। 2016 में पीएम को सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद दिया गया। इसके अलावा सियोल शांति पुरस्कार और अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिल चुका है। कोरोना काल में जब पूरी दुनिया परेशान है, तब भी भारत विश्व गुरु के तौर पर दुनिया में मिसाल कायम किए हुए है। याद कीजिए, जब अमेरिका को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा की जरूरत हुई तो भारत ने उसकी एक पुकार पर सबसे आगे बढ़कर दवा की खेप अस्पतालों तक पहुंचाई थी। अमेरिका और भारत की मौजूदा दोस्ती सालों से बेहतर होते रिश्तों का नतीजा है। ये ट्रंप वाले चैप्टर का आखिरी हिस्सा था। अब अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन जब व्हाइट हाउस पहुंचेंगे तो इस रिश्ते का नया अध्याय शुरू होगा। हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।